अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। मैं हुमारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। डस्का में धांधली साबित, इलेक्शन कमीशन का दोबारा इलेक्शन का हुक्म, बिलाखिर इलेक्शन कमीशन डट गया। पहली मर्तबा ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बड़ा एक्शन। कमिश्नर आरपीओ गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर डीपीओ सियालकोट समेत तमाम मुतल्लिका अफसरान को ओहदों से हटाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन तलब। धुंध में गुम होने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का जेल जाने का इम्कान। डस्का में नून लीग मुकाबले के लिए तैयार, जबकि तहरीक इंसाफ की राह फरार। इलेक्शन कमीशन के फैसले से नाखुश, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाजरीन, सेनेट इंतखाबात, पंजाब असम्बली कस्टोडियन ने गेम ही उल्टा कर रख दी। नून लीग, तहरीक इंसाफ और काफ लीग के सेनेट उम्मीदवार कामयाब। यूसुफ रजा गिलानी विफाक सीट के लिए मुतहर्रिक। हफीज शेख की जीत के लिए इमरान खान परेशान। पंजाब में सेनेट उम्मीदवार कामयाब, किसने क्या चाल चली, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, लास्टली पाक भारत मामला, जो इस वक्त हालिया जंगी माहौल है, अमन की जानिब पहला कदम बढ़ाया गया है। पाकिस्तान और भारत बॉर्डर सीज फायर पर रजामंद हुए हैं, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। क्लास साहब, बहुत अच्छी बात है, रीलब जा रहे हैं, इमरान खान साहब भी कहते हैं होने चाहिए दोबारा। अब राह फरार क्यों इख्तियार कर रही है तहरीक इंसाफ? क्यों इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से नाखुश है और सुप्रीम कोर्ट जाने का रुजू कर रहे हैं? ये तो इस पे बात करते हैं जो आपने अपने इंट्रो में जो बात की है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों के लिए एक प्लेजेंट एक सरप्राइज़ है जो हमने देखा है, क्योंकि पिछले उसमें लिविंग मेमोरी में इस तरह के हमें स्टेप्स नज़र नहीं आते। और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट है, इसमें मेरा ख्याल है बड़े अरसे बाद कोई ब्यूरोक्रेट लग गया, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो इससे पहले इस ओहदे पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे इरशाद अहमद खान साहब, जिन्होंने वो 2002 का इलेक्शन करा। उसके बाद रिटायर जजेस भी लगे, और वो थे, आपको याद हो, कराची से भी थे हमारे, बड़ा उनका नाम था जज साहब का, वो भी लगे। एक उस असूल पसंद बड़े मशहूर थे जी, वो तो उनका नाम था इब्राहिम साहब था पूरा। और भी यहाँ पे हमने देखा है कि बड़े बड़े बिग गन्स बड़े इसके साथ लगते रहे, और बड़े नाम थे। हम समझते थे कि वो खड़े नहीं हो सके। तो ब्यूरोक्रेट, बल्कि ज़ाती तौर पर मेरा ये ख्याल था कि शायद ब्यूरोक्रेट जो हैं ये इतना डिलीवर नहीं कर सकते, कि इतने सेंस ऑफ एक फ्रीडम इनमें नहीं होती। जज में होती है शायद, कि जज एक आदी हो जाता है फैसले करने का। लेकिन हमें यह लगता है कि हमारी सारी पिछले 20, 25, 30 सालों की वो जो बातें थी वो सारी गलत निकली हैं। एक ब्यूरोक्रेट ज़्यादा बेहतर स्टैंड ले गया है इनसे, तमाम जजेस साहबान से, क्योंकि जिस तरह का स्टैंड लिया है। और ये सिर्फ उन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राय साहब का क्रेडिट नहीं है, साहब जो उनके मेंबर्स भी हैं इसमें साथ, वो 3-4 जो हैं उनका भी है। एक नया एक ट्रेंड सेट किया गया। डेफिनेटली उसमें पीटीआई को उसमें तकलीफ हुई होगी, ब्यूरोक्रेट्स नाराज़ हुए होंगे। एक पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी का ना मिजाज इनका ख़राब हो गया था, लाडले बन गए थे। जो हुकूमत है इन्होंने ख़ानदान ज्वाइन कर लिए हैं। मोस्टली मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने बड़े अरसे से ख़ानदानों को ज्वाइन कर लिया है। ये रियासत के या हुकूमत के अपने आप को नहीं समझते, वो ख़ानदानों के ग़ुलाम बन के रह गए थे, जिसमें हम उनको कहा जाए। स्पेशली मेरा ख्याल है उसमें कसूर जो जाता है, इनके नवाज शरीफ साहब के दौर में या शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये कल्चर ज़्यादा आया कि यहाँ ख़ानदान जो है ना ब्यूरोक्रेट्स के, वो शामिल हो गए, बाप बेटा और आगे तक सारा चलता रहता है। सो ब्यूरोक्रेसी का मिजाज ज़रा थोड़ा सा ना ख़राब हो चुका था, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। कि वो कहते हैं दे कैन गेट अवे विद मर्डर विद स्माइल। उन्हें परवाह नहीं होती थी कि कौन क्या कर लेगा। जो कुछ इलेक्शन वाले दिन हमने वहाँ पे देखा, जो चीज़ें हुई, ये लगता था लॉलेसनेस कोई उसका, वो आते ना वेस्टर्न मूवीज़ हम देखते हैं ना सर, वो कोई पुराने 200-250 साल पहले के फ्रंटियर का कोई कस्बा है, वहाँ पे जो फ्रंटियर है और लॉलेस है, वहाँ पे आउटलॉज हैं, तो वहाँ पे डाकू फिर रहे हैं, तो गन फाइटिंग हो रही है, गन स्लिंगर्स फिर रहे हैं, कोई वहाँ पे शेरिफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो जिसका वो दिल चाहता है 10 फायरिंग करते हुए टाउन से गुजर रहे हैं, बैंक लूट लो, घर लूट लो, बंदा मार दो, कोई पूछने वाला नहीं है। ये कम अज़ कम आपको वेस्टर्न मूवीज़ के सीन थे जो उस दिन वहाँ पे नजर आए। अगर स्क्रीन पर भी दिखाए ना कि किस तरह फायरिंग्स हो रही हैं, कोई शहरों में मोटरसाइकिल वाले फिर रहे हैं, तो कोई वहाँ पे कोई नहर में गोलियां मार रहा है किसी को, तो क्रॉस फायरिंग हो रही, टोटल फिल्मी सीन थे। और फिल्मी सीन जैसे मैंने कहा वेस्टर्न मूवीज वाले थे। और लगता था इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई आरपीओ नहीं है, कोई डीपीओ नहीं है, कोई कमिश्नर नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं है। मतलब इस मुल्क में पहले हमारी थोड़ी बदनामी होती, एफटीएफ जो है, मतलब हमें दाद दें एक इलेक्शन जीतने के लिए, हमारे ऊपर वहाँ पे एफटीएफ का भी इजलास चल रहा है मेरा ख्याल है।
Exactly. हमने ये भी नहीं देखा कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी सैंक्शंस लगती हैं, हमें एक एक चीज का हिसाब देना पड़ता है। उन दिनों में जब हमारी पूरी दुनिया बैठ कर स्क्रूटनी करने वाले, चले एक इलेक्शन ही हो रहा है, कोई क़यामत तो नहीं आ जाने देना। इससे इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जानी थी तो ना मरियम नवाज साहिबा ने आके अपनी हुकूमत बनवा लेनी थी। यहाँ पे एक इलेक्शन ही था और इसका सबसे बड़ा ब्लेम जाता है चीफ सेक्रेटरी को जाता है, जवाद रफीक साहब को, साथ में आईजी इनाम गनी साहब को जाता है। आप इस वक्त बॉसेज हैं इसके पंजाब हुकूमत के। चले बुजदार साहब वो कह सकते हैं जनाब इनका काम था, ये उनके नीचे थे। और इलेक्शन कमीशन भी उस वक्त मेरा ख्याल है वो ज्यादा ट्रस्ट कर गए, इन पर भरोसा कर गए कि इस तरह की चीजें नहीं होंगी। सो आपने बैठ के मुल्क का इमेज भी खराब किया। आपने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि ये जनाब हमारा कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई नहीं। ये शहरों में देखते रहे, ये देखें, ये सामने फुटेज चल रही हैं। ये आपकी पटियां चल रही हैं जनाब, यानी आपके वीडियो चल रही हैं, वो गन्ने उठाई हुई हैं, ना डीपीओ नजर आते, बल्कि इन पे तो अभी इन्होंने रियायत की है। इन्हों मैं ये समझता हूँ इलेक्शन को इनको सजाएं देनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 3-3 साल देंगे, आप कमिश्नरों से शुरू करें सर, आप टॉप से शुरू करें। ये निचले लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 साहब ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है बेचारे को उस्ताद होगा, कोई प्रोफेसर होगा, उनको आए हैं लोग उठा के ले गए हैं, तो उल्टा मतलब क्या कर सकते हैं? मुझे समझाएं, आप जो उनको सजाएं दे रहे हैं उनको वो क्या रेजिस्ट कर सकते हैं? 10, 15, 20 लोग हैं और बकौल मरियम नवाज साहिबा के आपके इंटेलिजेंस के लोग थे, इमरान खान साहब की एजेंसी के लोग थे या स्पेशल ब्रांच के लोग थे। उन बेचारे स्कूल के उस्तादों की, टीचर्स की या किसी के प्रोफेसर की क्या जरूरत है कि लोग हैं उठा के, लेकिन 3-3 साल भी उनको 3-3 साल दें, कमिश्नर को दें, कमिश्नर गुजरावाला को 3 साल दें आप। उसके बाद ये जो आपका वहां पे आरपीओ साहब तो उनको दें, डीपीओ को दें, फिर आप उसको डिप्टी कमिश्नर को दें, असिस्टेंट को, इनको 3-3 साल दें, जिनको टेलीफोन। सर अंदर की कहानी सुन लें हमें सब। चले अब आपने बात नहीं, मैं चाह रहा था कि अब मुझे पता था आपके पास अंदर की कहानी है थोड़ी सी। उस दिन जब ये सारे ये यहाँ पे ये हो रहा था, ये वहां पे वेस्टर्न मूवी का स्टेज लगा, ये आपका सेट लगा हुआ था और पूरी दुनिया में फिल्म बनाई जा रही थी। उस वक्त ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो मेरी इतलात हैं एक को ढूंढ रहे थे सर। वो कमिश्नर साहब को भी फोन कर रहे थे गुजरांवाला कॉल ही नहीं उठाई उन्होंने। आरपीओ साहब को भी ढूंढा जा रहा था, वो चीफ सेक्रेटरी को भी ढूंढ रहे थे, इनाम गनी साहब भी ढूंढे जा रहे थे, जो आईजी साहब हैं, जो डर के मारे सुने दफ्तर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि आगे बैठ ना जाए। आपने सुना है पिछले 3-4 महीनों में कि कभी इनाम गनी साहब ने किसी डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया हो, कहीं चले गए हों पता करने के लिए कि सूबे के क्या वो है, या उन्होंने ओपन कचहरी लगा ली हो, लोगों से पूछ लिया होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। ये फोन करते रहे सर, कमिश्नर तक ने फोन नहीं उठाए, लीव अलोन। आप तो कह रहे हैं ना कि या चीफ सेक्रेटरी ने फोन नहीं उठाया, या आपको इनाम गनी साहब ने फोन नहीं उठाया, या कमिश्नर ने फोन नहीं उठाया। अब इनको ये किसने हिदायत दी थी? ये लैंड नंबर पे भी करते रहे हैं, ये मोबाइल पे भी करते रहे। अच्छा, उनका तो मान लिया कि 20 गायब हो गए थे, उनको उठा लिया गया, वो धुंध में गायब हो गए, आसमानी मखलूक लेके, चलो उनका तो मान लिया वक्ती तौर पर। और भाई कमिश्नर को कौन उठा के लेके गया था? आरपीओ को कौन उठा के ले गया था? ये तो घरों पे मौजूद थे। इनको टेलीफोन करते रहे, इनसे राब्ते की कोशिशें करते रहे, इन्होंने नहीं फोन उठाए आपके इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के। बल्कि मुझे ये बताया कि किसी सोर्स ने कि इलेक्शन कमिश्नर की जब बात हुई है इनसे, आखिर वो चीफ उन्होंने उनसे राब्ता हुआ कमिश्नर साहब से और बाद में चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने कहा हजूर एक्सीलेंसी जरा घोड़े छाँव पे बांधे, इतना भी अंधेर नगरी नहीं बच गई। और अगेन क्योंकि खुद ये जो है आज जो मौजूदा हमारे बैठे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये खुद ब्यूरोक्रेट हैं, ग्रेड 22 में रिटायर हो गए हैं। इन्होंने कहा जनाब ये हम भी इन्हीं ही पोजीशंस पे लगे रहे हैं, हमने भी कमिश्नरी भुगताई हुई है, हमने भी डिप्टी कमिश्नरी भुगताई हुई है, हमने भी ये ओहदे भुगताए हुए, हमें भी जिम्मेदारियों का पता है। ये तरीकाकार तो कोई नहीं होता जो आप लोगों ने इख्तियार कर लिया यहाँ पे कि फ्री फरार चल रहा है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। खैर हैविंग सेड ऑल दिस, ये समझ लिया गया था कि इस मुल्क में यू कैन गेट अवे, वो कहते हैं विद मर्डर विद स्माइल, कि कुछ भी कर लो, क्या कर लेंगे, हुकूमत हमारी बैठी हुई है। मुझे कम से कम इस बात की खुशी है, अच्छा या बुरा जो भी लोग कहें, साहब एक के खिलाफ फैसला जाना दूसरी नहीं, कम से कम कोई बड़े अरसे बाद कोई यहाँ पे ब्यूरोक्रेट टाइप चीफ इलेक्शन कमिश्नर खड़ा हो गया जिनसे हमें तवक्को नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूँ तवक्को नहीं थी, वो कहते अनसंग वो होते ना आपके हीरोज, वही होते जिनसे तवक्को नहीं हो, जिनसे तवक्को हो कि ये बड़ा काम करेंगे, वो हीरोज नहीं होते। आपका इलेक्शन कमीशन खड़ा हो गया जो कि आने वाले दिनों में बड़ी नई प्रेसिडेंट जिन्होंने सेट कर रहे हैं। इंडिया में था सर, एक बंदा आया, आपने जैसे आमिर साहब ने पिछले 2-3 प्रोग्रामों में कहा कि पावर्स आपके पास मौजूद हैं, एक्सरसाइज करके दिखाएं। पावर्स तो थी नहीं। टीएन सेशन आया और उसके बाद गिल साहब आए थे, 2 इलेक्शन कमिश्नर आए थे, उन्होंने इंडिया का 40-50 साल का बुरा निज़ाम
दो कमिश्नर थे, और बाय द वे जो आप सही कह रहे थे, ये दोनों के दोनों ब्यूरोक्रेट थे, और हम ये आर्ग्यू करते रहे हैं क्योंकि इसको इंतज़ामिया से रिलेटेड काम होता है। ये जज हजरात का ऊपर से बैठ के होता है, इंतज़ामिया का तजर्बा नहीं होता। इसमें तजर्बे से देखा है, इंडिया पाकिस्तान में हमेशा डिलीवर जो है वो इंतज़ामिया नहीं किया है। तो ये बिल्कुल ये करेक्शन हुई है, अच्छी बात हुई है। बाकी मैं वो आप कर दें, उसके बाद मैं अपनी राजा साहब मैं समझ कर रहा हूँ सर। ये कहने का मतलब ये है, एक बड़ा लाउड एंड स्ट्रांग मैसेज किया है कि भाई साहब आपने हर चीज़ को गुलाम बना लिया, ब्यूरोक्रेसी भी आपके नीचे लग गई है, यहाँ पे आपके सारे जितने वो इंतजामी महकमों में लोग बैठे हैं वो भी नीचे लग गए हैं, सारे महकमे भी नीचे लग गए हैं। जिसकी हुकूमत आ जाए, नवाज शरीफ साहब की आ जाए, तो वो गुलाम बना लेते हैं अपने सारे इदारों को। पुलिस भी उन्हीं के गुलाम है, ब्यूरोक्रेसी भी होती है, इलेक्शन कमीशन, अदालतों में भी वो आके अपना काबू रखना चाहते हैं, मीडिया भी कंट्रोल में लगना है। मतलब लगता है आपको कि एक ही हुकूमत है, चंद लोग हैं जो पूरे का पूरा रियासत पे कब्जा कर लेते हैं इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। अब पता चला है कि जनाब कुछ 2-4 इंस्टीट्यूशन बच गए हैं। एक आप ये पाँव पे खड़े थोड़ा रिस्क लेने वाली बात, मुझे किसी ने उनके करीबी जो हैं उनके सिकंदर सुल्तान राजा साहब की किसी ने बात की, मेरी हुई उनसे। उन्होंने कहा राज साहब ने बड़ा क्लियरली अपनी टीम को ये बताया हुआ है। उन्होंने कहा जनाब अगर हम डिलीवर ना कर सके या मैं डिलीवर ना कर सका, मैं अगर फेयरनेस इसमें ना ला सका, अगर मैं इलेक्शन प्रोसेस को ठीक ना कर सका, मैं जिम्मेदारान को सजा ना दे सका, जो मेन अब सजा देने वाला जो है ना वो है जवाद रफीक और वो इनाम गनी साहब टेस्ट है उनका जो 4 को बनाया हुआ है। अब वो टेस्ट है, वो ये कहते हैं कि अगर मैं ये चीजें ठीक ना कर सका तो आई विल प्रेफर टू क्विट। ये बड़े उनके जिम्मेदार करीबी किसी ने मुझे लगा, उसने कहा अगर मैं चीजें ठीक ना कर सका एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं तनख्वाह नहीं लेने बैठूंगा यहाँ पे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहां जहां गलतियां हैं, चीजें हैं, मैं ठीक करूं। इस मुल्क की बड़ी बदनामी हो चुकी है, जो आता है उसमें डंडा फेर दिया जाता है, उठा लो, कर लो, फलां कर लो और अपने फैसले को लो मर्जी से। बड़ा वी आर ग्लैड एटलीस्ट ब्यूरोक्रेसी को कोई बड़ा स्ट्रांग मैसेज किया है, धचका किया है, पहली दफा लगा है। अगली दफा ब्यूरोक्रेसी, गन टाउटिंग, ये सारी वहां पे जो वेस्टर्न मूवी के वो आगे फिल्मों के स्टेज लगवा लेते हैं, फ्री फॉर ऑल, पुलिस को ने मारो पिटो, लोग मारें, जो कुछ करें। ये कम से कम 10 दफा आप सोचे कि ये ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और डीएमजी वाले कि भाई साहब आपने यहाँ पे किसी पार्टी के ब्याह पे इलेक्शन करवाने हैं या रियासत के बुनियाद पे आपने इलेक्शन करवाने हैं। सो पहला एक बड़ा स्टेप लिया गया। आई एम एटलीस्ट प्लीज्ड, इससे लोग जितने भी नाखुश हूं नहीं हूं, बहरहाल एक सही मेरा ख्याल है बुनियाद में कदम रखा गया। दोबारा इलेक्शन, वो घोड़ा भी है, मैदान भी है, तो जाए जनाब, और उसके बाद तलवार भी है, पीटीआई भी इलेक्शन लड़े, नवाज लीग भी लड़े। आपकी दफा एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी मेरा ख्याल है न्यूट्रल होगी, लग रहा है अब वो नहीं होगा। फिर जाएं और घोड़ा और मैदान, तलवार उठाएं और दिखाएं जनाब आप में से कौन बड़ा शाह सवार है, हम मान लेते हैं जनाब। अंग्रेजी में वो एक मुहावरा है, उसको कहते हैं लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी जो है ना यूं करके रखते हैं कि देखेंगे। और ये वाकई अच्छी बात है कि ये बंदे जो है आरपीओ लेवल के जो है ना हटाने का, और बाकियों को एक पूरी लिस्ट है जिनको सस्पेंड कर दिया है, और कहा जी हम फैसला करेंगे, इसकी इंक्वायरी हमने करनी है या सूबाई हुकूमत ने करनी है, बाद में होगा। अच्छी बात है, मगर पहले ही मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को वहाँ पे अच्छे इस चीज़ को इंश्योर कर लेना चाहिए था कि किस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन है। ये बड़ा ज़रूरी था। और वहाँ पे ना सिर्फ कि एक न्यूट्रल या वो नहीं है, चुन चुन के पूरे पंजाब से अफराद ढूंढ के लगाए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल जुल्फ़कार जो वहाँ पे विर्क साहब हैं, डीएसपी जो आज सस्पेंड हुए हैं, ये मैं नहीं समझता ये डीएसपी कैसे लग गए और यहाँ क्यों लगाए गए। ये मशहूर पाकिस्तान की, पंजाब की, पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था कि सियालकोट के अंदर 3 जज इंस्पेक्शन पे गए हुए थे, वो तीनों के तीनों जज भी मार दिए गए थे, 5 प्रिजनर्स भी मारे गए थे, सबसे बड़ी जेल ब्रेक हुई थी, 3 जज मारे गए थे। उसके अंदर जो मेन इल्ज़ाम जिन पे लगा था, ये इंस्पेक्टर साहब थे उस वक्त, जुल्फ़कार विर्क साहब, और डीपीओ अमजद सलीमी थे, वो भी तरक्की करते करते आईजी लग गए। और ये भी कि हमारा निज़ाम ये है कि इतने बेताशा लोग हैं जिनको सस्पेंशन क्या, उनको जेल कर देना चाहिए था, इतने बड़े बड़े लैप्सेस। इस तरह कल हमने बताया कि साहिवाल के, मॉडल टाउन के, ये बड़े बड़े सियालकोट के, सानियात के तमाम जो क्रिकेट टीम पे हमले, क्रिकेट टीम के, श्रीलंका की हमले के, तमाम ने तरक्कियाँ पाई, तमाम को बेस्ट पोस्टिंग्स मिल रही हैं। ये है हमारा निज़ाम। अब इस पे आ जाए सिलेक्शन में, बाकी जगह पे भी ये पहले करना चाहिए था, ये अब किया है, अच्छी बात है। पर मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियार साहब ये हैं कि वो आईजी को
चीफ सेक्रेटरी को समन कर सकते हैं, वो बुजदार साहब को समन कर सकते हैं। अच्छा। चीफ मिनिस्टर अच्छा। को इख्तियारात के अंदर, मैं कल कहेंगे तो आपको उसकी एग्जैक्ट वो बता दूंगा, किसी को भी सूबे में से या कहीं से भी समन कर सकते हैं कि आप मेरे पास हाजिर हो जाएं, जवाबदेही जवाब के दें। लिए शो कॉज नोटिस दे सकते हैं, और उसके बाद तादीबी कार्रवाई के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। जिस तरह आज उन्होंने कहा है कि ऑर्डर कर दिया ना कि इन लोगों को आइंदा इलेक्शन की ड्यूटी पे नहीं लगाया जाएगा, इनको सस्पेंड करें, इतना ही करना था। तादीबी कार्रवाई के लिए भी कर सकते हैं कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस किए जाएं। ये इख्तियारात हैं इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ही ये पिछले 10-20-30 साल से सारी लड़ाइयाँ जो हैं सियासी वो इलेक्शन पर पे हो हैं। रही हैं। 2013 का भी कंट्रोवर्शियल हो गया, 2018 का भी कंट्रोवर्शियल हो गया, अभी सेनेट की भी आजकल यही लड़ाई रहती है कि होगा या नहीं होगा। बल्दियात इलेक्शन होने हैं, कल को नेशनल सेक्शन में, कभी ना कभी तो जान छुटेगी। और क्रक्स घूम फिर के आता है इलेक्शन कमिश्नर पे। इलेक्शन कमीशन जब तक तगड़ा नहीं होगा तब तक ये मामला ठीक नहीं हो सकते, वहाँ उसके बगैर नहीं। सो लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड कि अभी उन्होंने अच्छे इकदाम किए हैं, मगर मैं पूरा सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं अभी टिकटकी लगाई हुई है उनके ऊपर, अभी मजीद हुआ है, मगर अच्छी चीज़ की एक्सेप्टेंस करनी चाहिए। आगे मैं कह दूं, इससे आप आगे जाएं, कोई 2-4 लोग थे जिन पे मैं कोई क्रिटिकल था, आमिर साहब समझ जाएंगे। तो आमिर साहब ने मुझे बाद में कहा, कहते यार बात सुन, को आइडियल वर्ल्ड कोई नहीं होती। उस वक्त मुझे ये इन्होंने लेसन दिया था आइडियल वर्ल्ड नहीं होती, हमें ये देखना चाहिए कि कौन बंदा आज कहाँ खड़ा हो, केस टू केस बेसिस पे देखना चाहिए। जो बंदा आज ठीक करे उसको अप्रिशिएट करो, कल गलत करेगा तनकीद कर। लेकिन जस्ट मुझे याद आ गया आपकी बात नहीं, मैं लेकिन इस वक्त कहते नहीं फिंगर जरा क्रॉस, ठीक है सर ये देगा फिंगर क्रॉस। करेक्शन उन्होंने मैं कह करेक्शन रहा हूं, जो अपने आज का स्टेप उन्होंने है, उसका उन्होंने appreciate अपने करें, लैब्स की election करेक्शन historical किया। लैब्स decision। उनका ये था कि ये इलेक्शन होने से पहले उनको एक लिस्ट देनी चाहिए थी। एस्टेब्लिशमेंट से मांगते कि मुझे अब अच्छे अफसरान की वो दें, जाहिर है हुकूमत ने, ताकि अपोजिशन भी तसल्ली हो जाए, अपनी भी तसल्ली हो जाए। मैंने कहा है चुन के जो लगाए गए हैं, वो जो सानिया सियालकोट के मुलजिम जो थे उनको लगाया गया है। ढूंढ कातलों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या डिलीवर करना था। अब आ जाए गवर्नमेंट के कि गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया कि यहाँ पे जो है वो री इलेक्शन करवाए जाएंगे, और ये चंद हल्कों के अंदर जो है ना रीपोलिंग नहीं, और चंद पोलिंग स्टेशन पे रीपोलिंग नहीं होगी। अब गवर्नमेंट का ये ओपिनियन आ गया है कि जनाब वो इसको अपील करेंगे, गलबन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करेंगे। अब मैं समझता हूँ कि ये एक बिल्कुल ही कोई इतनी दानिशमंदी का फैसला नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये बहरहाल एक बाई इलेक्शन, एक हल्के का पंजाब के अंदर बाई इलेक्शन है। एक हल्के से गवर्नमेंट कोई जमाली की नहीं है कि जो टूट जाएगी या बन जाएगी, और ये उनकी सीट है। अगर वो जीत भी जाते हैं तो इतनी बड़ा धचका गवर्नमेंट के लिए नहीं है। नौशहरा का धचका है कि अपनी सीट हारना, वो एक धचका है, अपने सूबे में वो धचका है, ये धचका नहीं था। मगर पूरा फोकस जो है ना डस्के के ऊपर आ गया है। और इन्होंने जब ये सुप्रीम कोर्ट भी जीते, लेट्स से कि ये सुप्रीम कोर्ट से जीतते हैं, हारते हैं, जीत भी जाते हैं, रीपोल होती है या जो है चंद हलकों की वो इनको करवानी पड़ती है, उसका जो भी फैसला आएगा, अगर ये हारते हैं तो तब ये फंसते हैं। हारते हैं तो जाहिर है हम कहेंगे जनाब आपने 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए कि हासिल कुछ नहीं हुआ। जो अकेले आप कहते हैं, मैं सीधा ही कह रहे थे मुहावरा है, तो वो 100 प्याज भी खाना है और वो भी। और अगर ये जीत जाते हैं तो इन सर्कमस्टांसेस में इनके ऊपर इतना, इनके मुंह पे मैं क्या सख्त अल्फाज में रहूँ, मगर बहुत ज़्यादा एक काला काला कुछ लगा है। ये जो है ना, ये जो जिस तरीके से ये करवाया गया पंजाब के अंदर, इसके अंदर ना पीटीआई की इज्जत बनी है, ना पंजाब गवर्नमेंट की बनी है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की बनी है, ना इलेक्शन कमीशन की बनी, किसी की भी नहीं बनी है। तो इन हालात में जबकि नज़र आ रहा है कि आपकी टीम नालायक और फेल हो गई है, उसके बाद बजिद होना कि जनाब आप अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन को इज्जत दें कि उन्होंने एक फैसला किया है तो उनके साथ चलेंगे, जी हम आपकी इदारा है, आपकी इज्जत करते हैं, उनके अगेंस्ट ये जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के भी टेस्ट में डालेंगे। और अगर उसके बाद ये जीत जाते हैं, फ़र्ज़ करें कि करिश्मा होता है, तो बड़े काफ़ी लोगों ने ये नहीं मानना, हम भी शायद शक कर रहे होंगे कि यार देखा रहे इन्होंने टाइम ले लिया, डिले कर लिया, पैसे लगा दिए, अपोजिशन तो लगाएगी। हम भी जो है ना इनकी तरफ शक की निगाह से देख रहे होंगे इनकी पिछली परफॉर्मेंस। तो मैं समझता हूँ अंडर द सर्कमस्टांसेस को इतना दानिशमंदी का ये फैसला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पे अपील करना है। इनको कहना चाहिए जी ठीक है, जो होना था हो गया, आइंदा बिल्कुल इलेक्शन कमीशन साहब अस्सलाम वालेकुम,
आपकी बहुत शुक्रिया, हम आपको इज्जत करते हैं, आप एक बड़ा इदारा है, आप जैसे करना चाहें हमें बताएं हमने क्या करना है। ये एक अच्छा जेस्चर भी था, सियासी तौर पे भी, अखलाकी तौर पे। ब्रेक का टाइम हुआ नाज़रीन, बाद हम बात करेंगे पंजाब में सेनेट इंतखाबात कैसे बिला मुकाबला हो गए, किसने चाल चली है, इसे बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात में नून लीग, तहरीक इंसाफ और काफ लीग के सेनेट उम्मीदवार पंजाब असम्बली से कामयाब हो चुके हैं। आमिर साहब, ये जो ओपन बैलेटिंग की कुछ हिमायत कर रहे थे, कुछ इसके मुखालिफ थे, ये तो ऑटोमेटिकली ये तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, जो नजर आ रहा है सामने। किसने किया है, किसने करवाया? एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयाज। ये मैं कहता हूँ कि वो जो मकैनिकी, ये जो है ना, ये कारीगरी है, ये सियासी कारीगरी, इसको कहते हैं कारीगरी। बहस हो रही है कि जो ओपन बेल्ट हो सीक्रेट होगा, उन्होंने कहा ना पंजाब में जो है ना ये गंद नहीं होगा। उन्होंने वहाँ पे क्रेडिट दें आप या डिस्क्रेडिट दें, ये परवेज़ इलाही साहब की मकैनिकी देखें ना, वो उन्होंने सबसे बीच में ये रोल अदा किया है, सबसे बात की है। और ये तमाम जो है ना, ये पूरी लिस्ट है 21 बंदों की, तो सिर्फ जनरल सीट के लिए 11 सीटें थी, 21 और 3 24 और 5 29 में से 11 थे, और जो है ना बाकी 18 बंदों को सबको बिठा लिया गया। सारी पार्टियों के सब लोग बैठ गए, तो पीछे ज़्यादा बिला मुकाबला हो गया। अब ये तो समझ आती है कि परवेज़ इलाही साहब ने, ज़ाहिर है उन्होंने एक अपना जो है ना कामल अली आगा साहब को जिताना था। अच्छा, तो उनके लिए बाकियों के क्लियर थी, वोटों में यही बनता था, वोटों में अगर देखा जाता तो यही बनता था। बराबर। खतरा जो था ना कामिल अली आगा का था कि पीटीआई के कुछ लोग ना डालें, फिर पीटीआई से भी काम नहीं बनता था, बाकी उनको उनकी भी वोटों की भी, पीपल्स पार्टी के भी कुछ एक वोट है, उनकी भी जरूरत पड़नी थी, और बाकी भी कद्दू का छोटे आने दवानी के। उन्होंने सारों से समझ में बाकियों की आती कि चलो पीटीआई को भी मनवा लिया कि आप अपने एक्स्ट्रा कैंडिडेट बिठा लें और जो है ना हमें ये दें। और मज़े की बात है दो पार्टियों की, एक तो नून लीग की, कि नून लीग को ये कन्विंस करना कि आप सारे अपने करें, कि अब असल लड़ाई थी 7 जो थी ना जनरल सीटें, उसमें क्लियरली था 2 औरतों की और 2 टेक्नोक्रेट्स के, एक डिवाइड होके वो क्लियर था। 7 सीटों में जो है ना 3 सीटें इनकी, 3 उनकी, चौथी के लिए लड़ाई थी। तो नून लीग को स्ट्राइव करना चाहिए था असूली तौर पे कि चौथी सीट के लिए हम भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो क्लियर सीट नहीं थी, वो उसके लिए वो एफर्ट कर सकते थे। और पीटीआई के कुछ लोग अगर वहाँ पे, जिसकी कभी इम्कान था, काफ़ी लोगों के मतलब शक था कि इन्होंने ना वो इंडिकेशन आ रही थी कि ये शायद ना दें, तो वो नून लीग का 24 के लिए, अपनी चौथी सीट के लिए, जनरल के लिए वो ना करना। साथ में पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट था जो कि उन्होंने खड़ा किया हुआ था, अजीमुल हक मिन्हाज साहब, उनसे विड्रॉ करवाया। सो आप देखिए ना, तो परवेज़ इलाही साहब इस वक्त वहाँ पे ये है कि उन्होंने नून लीग के अंदर भी उनके हिसाब किताब है कि आप भी विड्रॉ करें, पीपल्स पार्टी में भी है, पीटीआई में तो है ही है, पीटीआई के तो वो एलआई हैं। तो ये सारों को बिठा लेने का उन्होंने अपनी एक सीट पक्की करने के लिए सारों का कर लिया है। और दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि कहने को आपस में अब ये लड़ाई है ना गवर्नमेंट अपोजिशन की, तो ये अब इसको मैंने कहा ना क्रेडिट कह लें, डिस्क्रेडिट कह लें, इस पे सारे इकट्ठे हो गए हैं कि अपने अपने बंदे जो है ना यार ये मुसीबत पड़े, पैसे भी बचाओ, और जो है ना सब, अब पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां शर्मिंदगी से बची हैं, क्योंकि देखना था ना हमने जब ये रिजल्ट होते, इलेक्शन होते, तो वो जो कहते हैं सीक्रेट बैलेट के हामी हैं, वो कहते हैं ना इजहार राय के इजहार करने का वो मौका देना चाहिए था। तो हम देखते हैं कि पीटीआई के हक में या खिलाफ कितने आते हैं। तो ये है पंजाब का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं कुछ थोड़ा सा जिक्र करता जाऊँ कि बलूचिस्तान भी ऑलमोस्ट अब क्लियर हो गया है, वहाँ भी 5-7 की अपोजिशन और गवर्नमेंट का आ गया हुआ है। अब्दुल कादिर का जो मैं कह रहा था कि इंडिपेंडेंट है, ये ज़हूर आगा सब जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं ना, ये नहीं जीतेंगे और ये कैंडिडेट ही नहीं है। हालांकि पीपल्स पार्टी ने पहले अब्दुल कादिर साहब से विड्रॉ कर लिया। आज आया प्रेशर, आज प्रेशर आया, अब पता नहीं कहाँ से कैसे आया। पीटीआई ने अपना कैंडिडेट जो एक ही था अब्दुल कादिर साहब, उससे टिकट वापस ले लिया है। बेसिकली इनडायरेक्टली बता दिया कि अब्दुल कादिर साहब ही हमारे कैंडिडेट हैं। पहले उनसे जो है ना टिकट उनके ऊपर पीटीआई ने टिकट दी हुई थी, फिर लिया, अब अपना विड्रॉ कर लिया, इनडायरेक्टली वो वाला कर लिया।
तो वो अब क्लियर हो रहा है वहाँ के मोरलेस 2 आपकी जीत जाएंगी, जनरल की सीटें 1 इनकी हो जाएंगी, और बाकी 5 और 7 का ना गवर्नमेंट अपोजिशन का वो हो जाएगा मोरलेस, वो भी क्लियर होगी। फटा पड़ेगा। एक तो सिंध में थोड़ा सा देखना है कि अबड़ो साहब और वाडा साहब अपनी निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते, और बलूचिस्तान में है कि वहाँ ये जो आफरीदी ग्रुप है, एक वालिद साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में ज्वाइन कर गए हैं, और जो बेटा उनका दोबारा, एक सेनेटर पहले है, दूसरा सेनेटर नून लीग के उस पे है, 6 सीटों के साथ उसने 20 लेनी है, और दूसरा फरतुल्ला बाबर साहब जो है ना अखलाकियात के प्रबंधक, कि वो 5 सीटों के साथ वो 20 सीटें कैसे बनाएंगे, अगर बना लेते हैं तो उस पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है क्लास साहब, ये जो आज पंजाब में कॉम्प्रोमाइज हुआ है, क्या ये नेशनल डायलॉग की तरफ पहला कदम है? ये कोई नेशनल डायलॉग नहीं होता, ये इन हमारे सियासतदानों का वो एक रियल फेस है जो हमें नजर आता है। अपना इंटरेस्ट है वहाँ का। वैसे एक दूसरे को सारा दिन ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे, वहाँ पे बैठ के गाली गलोच दुनिया जहाँ के करप्ट खानदानों तक पहुँच जाते होते हैं, उनको उधेड़ के रख देते हैं एक दूसरे खानदानों तक। ऐसी ऐसी बातें बताएं कि जो मतलब लोग सुन के हैरान हो जाते हैं, तोतों की तरह मुर्गों की तरह यहाँ पे लड़े होते हैं। लेकिन जहाँ पे इनको अपने मफादात इकट्ठे हो जाए, वहाँ जरदारी साहब भी अच्छे हो गए, वहाँ परवेज लाई भी ठीक हो गया है, वहाँ पे नवाज लीग भी ठीक हो गए, इमरान खान साहब भी ठीक हो गए। चारों एक ही उस पे देग पे, इन्होंने कहा एक ही देग पकाते हैं, चारों का हिस्सा बन गया, देग में सार हो गया। ये जो लड़ते रहते हैं ना ट्विटर पे सारा दिन, ये उनको ज़रा समझना चाहिए। ये लेसन है आप लोगों के लिए जो इन चारों के हामी हैं, कि आप लोगों को कैसे बैठ के यहाँ पे यूज़ और अब्यूज़ करवाया जाता है आपसे। आप जो लड़ते रहे, पूछे ना ज़रा उसे, इमरान खान साहब से, जरदारी साहब से, ज़रा मरियम नवाज साहबा से, कि घोड़ा भी था, मैदान भी था, तलवार भी था, तो टेस्ट करते एक दूसरे को आप वहाँ पे। यहाँ तो फरमा रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, यहाँ तो वोटिंग होगी, गिलानी साहब की हरफीज है कि वहाँ तो मैच पड़ेगा, यहाँ पे गाली गलौज जारी रहेगी। एक बात मैं तो आपकी तवज्जो मबजूल करा दूं कि ये जो पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग पे जो एहसान किया गया है कि कामिल तक तो ये गिलानी साहब पे उसका देखना है क्या इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट सर उसमें नहीं आने वाला, वो इम्पैक्ट नहीं देंगे। अब परवेज, इन्होंने कहा जनाब कि फरातुल्ला बाबर साहब कैसे 5 सीटों के साथ सीट जीतेंगे। मुझे ये समझाया आमिर भाई, इनके पास अंदरूनी खबर थी सारी, इन्होंने शेयर भी की है। ये परवेज इलाही ने 10 वोटों के साथ कैसे कामिल अली आगा को इलेक्ट करवा लिया है, वोटिंग भी नहीं हुई उसमें। अच्छा, मैं इसको टेक्निकली मुझे नहीं पता इस पूरे सिस्टम का, जब तक वोट नहीं पड़े पूरे, ये इन्होंने लिख के दिया है। मैं मतलब समझना चाहता हूँ इस सिस्टम को कि परवेज इलाही के पास सारे 10 वोट सीटें थी ना, बाकी सब बैठ के साथ ही कैंडिडेट रहे, तो फिर 10 वोटों के साथ वो इलेक्ट हो गया, क्योंकि तो इतने थे साथ पीटीआई की टेक्निकली। तो टेक्निकली क्या पीटीआई ने, मैं वही पूछना चाहता हूँ, पीटीआई ने तो वोटिंग नहीं की। वोट पड़ते तो फिर पता चलता ना कि 45 वोट चाहिए थे या जितने भी थे। क्या पीटीआई के उन वहाँ 35 लोगों ने लिख के दिया इलेक्शन कमीशन को जनाब कि हम इनको वोट दे रहे हैं। अगेन जो कामनर की मुझे समझ आ रही है यहाँ पे 10 वोटों के साथ कामिला ले के साहब, मेरे उनके साथ बड़ा जाती तौर पर बड़ा एहतराम का तल्लुक है, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, आमिर साहब ने कहा ये मैकेनिकी की गई है, ये मिस्त्रीपन किया गया, सियासी मिस्त्रीपन है। ये मुझे सियासी मिस्त्रीपन समझाए कोई बंदा, मैं अपने आप को मैं बिल्कुल उसको इग्नोरेंट होकर समझ रहा हूँ कि जिस पार्टी के 10 सीटें हैं वहाँ पे, उसको वहाँ पे 45 टोटल चाहिए, उसके बाद 35 कहाँ से एक इलेक्शन कमीशनर का ये जीत गए हैं। मतलब उसको अगर उन्होंने आके अगर उनके अगेंस्ट किसी ने हटा भी दिया है, वापस कागज वापस भी लगा दिए, तो ये कहाँ की जमहूरियत होगी कि जिसके लिए एक सीट के लिए 45 वोट चाहिए आपको, उसके अगेंस्ट 10 वोट वाला बन गया सर। तो आमिर साहब क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि फरातुल्ला बाबर कैसे बनेगा, तो ये कैसे बन गया कामिल अली आगा सर? इसी तरीके से बनेगा ना। फिर अगर आपने कंप्रोमाइजेस करने हैं, आपने बैठ के महज अपना एक बंदा इलेक्ट करवाना है, तो 15 चाहिए इनको, तो फिर जो है ना 50-52 के करीब तो 42 चाहिए थे। सो मैं ये उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फॉर माई अंडरस्टैंडिंग मैं ये समझना चाहता हूं कि कामिल अली आगा साहब जिनकी पार्टी के 10 वोट हैं वहां पे और 45 बकौल आपकी कैलकुलेशन के जो ठीक है, उनको सीटें चाहिए बगैर पोलिंग किए, बगैर इलेक्शन किए, वो कैसे वो सेनेटर बन गए सर? आपने उनको कैसे अनइलेक्टेड कर दिया 10 सीटों वाले को, और चाहिए आपको 45? मैं अपनी समझना चाहता हूँ, हो सकता है कि मुझे कुछ समझा दे, कोई लॉजिक मेरे पास आ जाए। सो ये वो फेसेस हैं सर। उस वक्त परवेज इलाही साहब भी एक्टिव हो गए क्योंकि अपना बंदा करवाना है। उनके 2 ही बंदे होते हैं, एक कामिल अली आगा साहब हैं, एक तारिक बशीर चीमा साहब। उनके बगैर वो सांस नहीं ले सकते बेचारे। उन्हें टीवी चैनल्स पे भी उनकी ज़रूरत हो, जब इनकी करप्शन पकड़ी जाए, जब पंजाब के डाके इनके सामने आना शुरू हो जाएं, पूरे बच्चों की जदादें आमने सामने आ जाएं। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का स्कैंडल अभी तक पड़ा हुआ है सर। आप अंदाज़ा करें जिन लोगों पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किए हुए हैं, परवेज इलाही पे, मुनिस इलाही पे, इनके बच्चों पे, कि आपने कैसे मलिक रियाज से वहाँ पे आपने जंगलात की ज़मीन लेके उसके अगेंस्ट 400 कनाल अपने फ्रंटमैन चौधरी मुनीर के जरिए ली थी, वो केस उस पर हिदायत है सर। इजाजुल हसन साहब मेरा ख्याल उन्हीं के फैसला था जो 3 कट्टे आए थे बहरिया टाउन पे, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो आए हुए डायरेक्शन आई हुई हैं। मुनिस इलाही के खिलाफ आई हुई है, ये परवेज इलाही के खिलाफ हुई है, चौधरी शुजात हुसैन और इनके बच्चे।
वो इस मुल्क की किस्मत के फैसले कर रहे हैं, वो सेनेट के इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, बंदे भी कर रहे हैं, और बकौर आमिर साहब के दे आर द बेस्ट मिस्त्री। ये इस मुल्क की हालत है, ये मुल्क हमारा चल रहा है, ये जमहूरियत है सर। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग से इनकी जमहूरियत वीक होगी। आपको थोड़ा सा लोगों को राइट देना चाहिए। लोग हैं इस पंजाब असेंबली में वोट डलवाते, फिर आप उनसे आप टेस्ट करें। हार जीत होती रहती है सारे के यहाँ पे। मतलब मेरी लीड से शॉक है कि जी फिर कहेंगे पीटीआई का अगर मुश्तरका उम्मीदवार था। भाई कोई तो थोड़ी सी हमें उसमें चीजें समझाए ना कि 10 वोटों वाला कैसे जीत गया है। और आमिर साहब को उस पे एतराज फरहतुल्लाह बाबर पे आ रहे हैं, बार बार पिन किए जा रहे हैं। नहीं, पीडीएम के वोट तो ठीक है, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के कैसे विड्रॉ हो गए? मैं वही कह रहा हूँ। आप इमरान खान साहब और मरियम नवाज साहबा कैसे मिल गए हैं, मुझे समझाया ना जरा। इमरान खान साहब ने अपनी कैंडिडेट करवाने के लिए मरियम नवाज साहबा के साथ हाथ मिला लिया। उस पे आपको ट्विटर पे कोई सोशल नजर, मैं बात कर दूंगा तो मुझे 606 गालियां दी जाएंगी, आमिर साहब को 1000 दी जाएंगी कि जनाब आप क्यों पॉइंट आउट। आप हमें समझाएं कि इमरान खान साहब और मरियम नवाज साहब ने ये रिकंसिलिएशन कैसे की है। मरियम नवाज साहब हमें जवाब दें। बाकी जगहों तो आप इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, एक काम करें, मेरा ख्याल है ये डस्का में मरियम नवाज साहब और खान साहब टास्क कर लें, वही कर लेना। फिर टास्क करके इतना बड़ा आप वहां मेला क्यों रचा रहे हैं? फिर क्यों लोगों की जाने खतरे में डाल रहे हैं? क्यों इतना पैसा हमारा जाया करवा रहे हैं? अगर आपने इलेक्शन नहीं होने देने, आपने कोई भी आपकी जमहूरियत का क्या मकसद है? अगर मुतनासिब नुमाइंदगी करने हैं, मिलजुल के खवातीन वाला काम किया ना इन्होंने। जैसे लाहौर से इसने पीटीआई ने 34 खवातीन जो हैं नॉमिनेट कर दी। इमरान खान साहब ने नाम लिखे, इन्होंने सिग्नेचर करके इलेक्शन कमीशन को भेज देगा। लाहौर से मेरे हल्के से 15 और बाकी पूरे लाहौर से और उसमें 16-32 और लगा लें। उन्होंने 34 खवातीन उन्होंने लगा दी। नवाज लीग ने अपनी खवातीन लगा दी। 50 से ज्यादा इन्होंने खवातीन इन्होंने एमएनए एमपीज बना के लाहौर शहर से इलेक्शन कमीशन को भेज दी। उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया। अभी भी तो वही कुछ किया है कि आप 4 लोग बैठे हैं, आपने बैठ के तय कर लिया कि ये आपके ये हमारे नोटिफिकेशन एक काम करवाएं। एंड इलेक्शन भी ऐसे करवाया करें। मेरा ख्याल है जमहूरियत को फिर रहने देते होते बारी बारी नहीं, फिर वही उसको लोगों को ऑप्शन। आपने पंजाब असेंबली को मौका नहीं दिया, फिर उसको मौका नहीं मिला कि वे चूज करते। अब आप वो उस पर केपी पे बता रहे हैं, उस बलोचिस्तान का बता रहे हैं। मुझे लगता है यह है कि केपी के साथ भी यही कुछ हो जाएगा कि ये फरहतुल्लाह बाबर साहब भी 5 सीटों के साथ आ जाएंगे। जैसे कामिल अली आगा साहब जो है ना, वो 10 सीटों के साथ सेनेटर बन के आ गए। और आमिर साहब ने भी पूरी कहानी सुनी है सारी। ये पूरी जमहूरियत है आपकी। अब इसे मरियम को और इमरान खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ने हाथ भी मिला लें, अपने बंदे भी इलेक्ट कर लें। कल से एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज भी शुरू हो जाएगी। पूरी पार्टियां में खुश हैं। की बारी आती तो सब ऐसे ही करते हैं। नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने हॉटलाइन पर उनका राब्ता हुआ है और उन्होंने सीज फायर पर रजामंदी का इजहार किया। इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, आज जो इंडिया और पाकिस्तान के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का आपस में राबता हुआ है और उन्होंने इत्तफाक किया है कि अब से जंग बंदी पर जो उनके जो मुआहिदा था उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही अहम वाक़या है। और मैं देख रहा था कि अभी तक मीडिया पे हमारी मीडिया ने पर्टिकुलर इसको फोकस नहीं किया कि याद रहे कि 2020 के अंदर जो है 4600 सीज़ फायर वायलेशन हो गई थी और ये बहुत बढ़ता जा रहा था। हमारे तौर पे ख़ास तौर पे हम उस तरफ क्योंकि कश्मीरी भाई हैं, हम सिविलियंस पे नहीं फायर करते हैं, जबकि वो बेदरेक करते हैं और सिविलियन जो है ख़ास तौर पे हमारी साइड पे उनके निशाने पे रहते हैं और एक टेंशन रहती है। तो 4600 बढ़ गए हुए थे और ये 2003 के अंदर इंडिया पाकिस्तान की DGMOs की आपस में ये एक एग्रीमेंट हुआ था कि सीज़ फायर जो है, और काफ़ी अर्सा इसके ऊपर अमल भी किया। 2008 में फिर दोबारा उसका 2018 में दोबारा DGMOs मिले थे और उन्होंने कहा जी 2003 का जो वो माहिदा उसको दोबारा हम करते हैं। 2019 में अगस्त के अंदर जब पुलवामा हुआ तो उसके बाद से फिर ये बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी और बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे सीज़ फायर की वायलेशन दोनों साइड से होती थी, वो भी करते थे, हम भी उसका पूरा जवाब देते थे। तो ये एक बहुत चीज़ बढ़ गई है। अब वहाँ पे ये मैं देख रहा था मोईद यूसुफ साहब जो हमारे स्पेशल असिस्टेंट हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उनका एक ट्वीट चल रहा था कि जी ये हमारी सक्सेस हुई है डिप्लोमेसी की उसको। और इंडिया में ये चल रहा था कि शायद कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई है बिटवीन दोवल साहब एंड मोईद यूसुफ। तो मोईद यूसुफ का भी मैंने ट्वीट देखा है कि उन्होंने कहा जनाब मेरी दोवल साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई है, ये कोई बैक चैनल का किसी किस्म का कोई उनसे मेरा रब्ता नहीं था। पर मेरा ख्याल है सबसे बड़ा इसके अंदर जो फैक्टर हुआ है इस सीज़ फायर में, हम तो बड़े अरसे से सीज़ फायर के लिए कह रहे थे,
इंडिया की बहुत ज़्यादा हटधर्मी हो गई हुई थी, और उसका मेजर फैक्टर जो है वो चाइना का फैक्टर हुआ है कि चाइना की वो जो मई जून जुलाई से वो जो सिलसिला चल रहा था, गलवान में उनके 20-25 बंदे भी मारे गए इंडियन फौज के। तो अभी जो है उनकी थोड़ी सी चीन और इंडिया की थोड़ी सी सुलह की तरफ थोड़ी सी बेहतर हुई है कि उन्होंने जो है जो प्योंगयांग लेक है, झील है, वहाँ पे थोड़ी सी दोनों अपनी अपनी पोजीशनों से हट गए हैं। इंडिया कैलाश वैली से जो कि अपनी लैंड था उससे हट गया, कैलाश रेंज से, और वो भी पीछे जो है ना चले गए हैं। अभी गलवान, डेस्पैंग प्लेन्स और वो जो हॉट स्प्रिंग्स हैं बाकी पे अभी बातचीत नहीं हुई, मगर जब ये टेंशन इंडिया से बढ़ गई, इंडियन चाइना की बढ़ गई थी, तो वो इंडिया ने क्लियरली 1700 स्क्वायर किलोमीटर एक किस्म का ये कहा जा रहा है कि वो उससे विड्रॉ कर लिया है। और इंडिया और चाइना की जब बहुत टेंशन बढ़ गई थी तो ये एक बहस चल रही थी इंडिया में के अंदर कि जनाब वो उनके वैसे तो उनके जो फौजी क़यादत है वो तो कह रही थी कि जी 2 फ्रंट वॉर की बात कर रही थी कि चाइना और पाकिस्तान के साथ है। आज वो 2 फ्रंट पीस पे आ गए हैं कि आज का ही फॉर एग्जांपल जो है सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा उनका हो गया है कि हम सीज़ फायर करेंगे। आज ही इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने चीन के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, सुबह भी उधर से भी कुछ बर्फ़ पिघली है। तो मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ ये बहस हो रही थी कि जनाब हमें पाकिस्तान के साथ पहले सुलह कर लेनी चाहिए थी, इसलिए हमें चाइना से भी अब लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर का ख़तरा है। तो उस वक्त तो नहीं लड़ा जा सकता था। तो अब चीन के साथ उनको पता है कि नॉर्मलाइज करने के लिए, याद रहे कि बुरे हालात में भी उनका बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चीन ही इंडिया का रहा, तो वो उनको ये है कि चीन से मज़ीद अगर ये मामला इसको ठीक करना है तो एक तो पाकिस्तान का दरमियान में ना ये मामला नॉर्मलाइज करें। तो इंडिया की तरफ से ये जस्चर आया है उनके इस हालात की वजह से। प्लस ये है कि उनको पता है कि चीन के साथ भी अगर बाकी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मामला तय हुए हैं, ज़्यादा बड़े तय नहीं हुए, उन्हें पता है कि पाकिस्तान बीच में इंपॉर्टेंट हो गया है, पाकिस्तान से ठीक किए बगैर चीन से ये ठीक नहीं हो सकते। सी पैक का मामला बीच में इन्वॉल्व है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब देखना ये होगा कि ये क्लास साहब और मैं बहस कर रहे थे कि ये ब्रेक थ्रू आगे चलता है कि नहीं चलता है, ये वक्ती तौर पर एक थोड़ी सी सुलह हुई है या ये दूरदराज किस्म की इंडिया पाकिस्तान की जो है ना सुलह की तरफ गामजन है। क्लास साहब, ये इस इम्पोर्टेंट फैसले को आज हम की जानिब एक पहला कदम उठाया गया, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? वैसे तो इस तरह की कोई भी कोशिश हो हमें इसको वेलकम करना चाहिए, चाहे वो जिन बुरे हालात में भी हो। जैसे आमिर साहब कह रहे थे कि सिविलियन जो हैं वो अगर हमारे कश्मीरी भाई जो हैं दोनों साइड्स पे वो अफेक्ट होते हैं, लेकिन आमिर साहब ने जैसे कहा ना कि हम वहाँ पे फायरिंग नहीं कर सकते कि वहाँ दूसरी साइड पे कश्मीरी हैं, सिविलियंस हैं। मेरा ख्याल है किसी साइड पे भी कि वो सिविलियंस हों, चाहे वो कश्मीरी ना भी हों, आम इंडियंस भी हों, सिविलियंस हों, उन पर भी मेरा ख्याल हमारी आर्मी नहीं फायर करती होगी कि क्योंकि ये सिविलियंस हैं तो हमारे को मार रहे हैं तो हम उसको काउंटर उस पर करें। वो वैसे मेरा ख्याल है नहीं करते होंगे, करनी भी नहीं चाहिए थी। गुड थिंग इज़ के ब्रेक थ्रू उसमें हुआ है और अच्छा हुआ। लेकिन अब हमारे जैसे सिनिसिज्म कह लें, सिनिक कह लें कि कई दफ़ा हम खुशियाँ मना चुके हैं, कई दफ़ा हमने तबले बजाए, ढोल बजाए, ये दोनों मुल्कों में इससे भी बड़े बड़े यहाँ पे ब्रेक थ्रू है। एट द एंड ऑफ द डे एक डज करके गोली चलती है, फिर बैक टू स्क्वायर वन बात करेंगे। गुड मूव, लेकिन वही आमिर साहब वाले बात, अल्लाह करे ये आम की जानिब पहला कदम साबित हो। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।